हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आपका स्वागत है मेरे चैनल में करो ना पढ़ाई। और आज हम वापस हमारा कंटिन्यूएशन लाए हैं द लिविंग वर्ल्ड एंड अडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन के चैप्टर का पार्ट 2। पहले चैप्टर में आपको समझाया था डेजर्ट और एक्वाटिक प्लांट्स के बारे में। ये चैप्टर को आपको मैं समझाऊंगा स्नोई और फॉरेस्ट रीजन के प्लांट्स के बारे में। और अब मैं शुरू करने वाला हूँ स्नोई रीजन के प्लांट्स के साथ। अभी यहाँ पे स्नोई रीजन में हमें समझाया गया है कि जो इनके प्लांट्स रहते हैं जैसे कि देवदार, इनका स्ट्रक्चर एक कोनिकल होता है और ये ऐसे रहता है जैसे कि क्रिसमस ट्री। अभी ये जो स्नो ऊपर से गिरती है जैसे कि कश्मीर, मनाली, अंटार्कटिका, आर्कटिक, ऐसी जगहों पे ये सारे झाड़ पाए जाते हैं। और जितने भी स्नो रहती है, अभी ये स्नो आ रही है और यहाँ से वो ऐसे चली जाती है एक स्लाइड की तरह। और ये उनका एक बहुत बड़ा अडेप्टेशन का रीज़न है। ये उन्हें जितनी भी ठंडी और सर्दी से बचाए रखता है और स्नो बहुत कम उनके ऊपर रहती है। और ये उनका एक अडेप्टेशन का बहुत अच्छा रीज़न है जो उन्हें वहाँ पे सर्वाइव कराता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर आप एक्सप्लेन कर लो कि एक मैंगो ट्री, अगर इनका शेप एक मैंगो ट्री का होता है जैसे कि ये, ऐसे हम बहुत ज़्यादा ड्राइंग कर चुके हैं। अगर इनके ऊपर ऐसी स्नो गिरती, ये स्नो अगर ऐसी गिरती, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है झाड़ के लिए, क्योंकि वो स्नो कभी ना कभी पानी में बदलनी है और ज़्यादा पानी की वजह से उनका रॉनेस और वो सड़ने के लिए वो डील हो सकता है और इसके वजह से झाड़ खराब हो सकता है और झाड़ डैमेज बहुत ज़्यादा हो सकता है और कुछ केसेस में तो झाड़ मर भी सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हमें यहाँ पे स्नो फ्रॉम अक्यूमुलेशन के बारे में बताया गया है। अक्यूमुलेशन का मतलब वो होता है कि जो यहाँ पे ये अक्यूमुलेशन यहाँ पे उनको प्रिवेंट करता है स्नो से। जो ऊपर से जो स्नोफॉल होती है उनके शेप की वजह से वो उन्हें प्रिवेंट करता है कि जितना भी स्नो रहता है वो नीचे एक स्लाइड की तरह स्लाइड हो जाए और वो बचे रहे जो भी स्नो रहता है और वो रॉटन ना होए। और ये उनके अडेप्टेशन का बहुत अच्छा फीचर है कि वो उन्हें वहाँ पे सर्वाइव कर पाए। हाँ, और इनका जो बाक रहता है, हाँ ट्रंक की ही बात कर रहा हूँ मैं। ये जो बाक यहाँ पे दिया गया है और मैं इस ट्रंक की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये ट्रंक की वजह से वो वहाँ पे बहुत स्टैंड और उनका बहुत ज़्यादा थिक रहता है। और इसी वजह से जितने भी स्नोफॉल या अगर कोई स्नो स्टॉर्म आ भी जाए तो उसके कारण वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली खड़े हो सकते हैं और वही के हिसाब से उन्हें ज़्यादा ठंडी नहीं लगती क्योंकि उनके बाग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता है और वही एक कारण है वो वहाँ पे एक सर्वाइव भी कर सकता है। यहाँ पे हमने पढ़ा कि स्नोई रीजन के जो प्लांट्स हैं इनके दो अडेप्टेशन के मेन पॉइंट्स हैं। एक, वो स्लोपी एरिया में रहता है और उनका शेप काफ़ी कोनिकल रहता है, उसकी वजह से जितनी भी स्नो रहती है वो स्लाइड हो जाती है फ्रॉम स्नो अक्यूमुलेशन। दूसरी जो उनकी बाक रहती है वो बहुत मोटी, चौड़ी और थिक रहती है जिसके वजह से उन्हें ठंडी फील नहीं होती है और वो वहाँ पे सर्वाइव कर पाता है अगर कोई स्नोफॉल या फिर कोई स्नो स्टॉर्म में। अभी हम आगे बढ़ेंगे फॉरेस्ट अडेप्टेशन के ऊपर। फॉरेस्ट अडेप्टेशन, अभी आपको ये तो पता ही है, फॉरेस्ट में जितने भी झाड़ होते हैं वो सब मिलजुल के रहते हैं और सब एकदम पास करीब रहते हैं, जो एक बहुत बड़ा पॉइंट है इन सब के लिए। और इनकी वजह से ही अगर आप कोई फॉरेस्ट में जाते हो आप देखते हो कि झाड़ों की साइज़ बहुत बड़ी होती है, जैसे कि ये झाड़। और यहाँ पे आप हमें बताया गया है कि ये सारे झाड़ इतने छोटे हैं, लाइक इतने भी छोटे नहीं है पर बड़ा है, पर ये सबसे वाला बड़ा है क्योंकि इसमें ये बताया गया है ये झाड़ एकदम साथ रहते हैं तो इसके वजह से सबको सनलाइट बराबर नहीं मिल पाती है। तो ट्रीज खुद के सर्वाइवल के लिए खुद को इतना बड़ा और लंबा करने की कोशिश करते हैं कि उनको सबसे ज़्यादा सनलाइट मिल पाए। और यहाँ पे भी वही हुआ है ये। और अभी हम बात करेंगे क्लाइंबर्स और वाइन्स के बारे में। हाँ, क्लाइंबर्स, यहाँ पे हमें क्लाइंबर्स के बारे में बताया गया है कि क्लाइंबर्स किसी का सपोर्ट लेके चढ़ते हैं और अगर उन्हें वो सपोर्ट नहीं मिला तो वो सबसे ग्राउंड पे रहेंगे और उन्हें सनलाइट नहीं मिलेगी और वो मर जाएंगे। तो उनके ही अडेप्टेशन और उनके सर्वाइवल के लिए वो जो सबसे लंबा झाड़ होता है या कोई भी एक लंबा झाड़ होता है उसका सपोर्ट लेके एक सांप की तरह उसके ऊपर 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 उसको लपेट लेते हैं
और जो भी सनलाइट और पानी जो उन्हें मिलता है वो एक झाड़ के सपोर्ट की वजह से मिलता है। अभी मैं आपको जूम इन करके दिखाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा। जैसे कि आप अभी यहाँ पे देख सकते हो कि वो झाड़ उसके ऊपर वो क्लाइंबर उसके वो झाड़ के ऊपर पूरे तरीके से राउंड हो चुका है। अभी आगे जाके उनका हमें ये भी बताया गया, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्प्रिंग लाइक होता है। स्प्रिंग, हाँ वो स्प्रिंग, बाउंसी स्प्रिंग, वो स्प्रिंग की तरह दिखते हैं और सांप की तरह वो झाड़ को लपेट लेते हैं कि उन्हें सब कुछ सनलाइट और पानी मिले। और अभी हमें और आगे बताएगा अडाप्टेशन इन ग्रासलैंड प्लांट्स। अभी ग्रासलैंड प्लांट्स मतलब क्या, अगर आप कोई फुटबॉल ग्राउंड या टर्फ देखते हो, आप उसमें देखते हो कि जो जितने भी ग्रास रहती है वो एकदम छोटी छोटी रहती है। पर अगर आप कोई माउंटेन एरिया में जाओगे और वहाँ पे देखोगे कि जो ग्रास रहती है, अगर आप सबसे ट्रैकिंग पे जाते हो, आप ऊपर पहुंच जाते हो, आप जितनी भी नीचे ग्रास देखोगे वो काफ़ी हरी भरी रहेगी। और यही ग्रास और वो कंपेयर एक फुटबॉल ग्राउंड और या नॉर्मल ग्रास से बहुत ज़्यादा बड़ी रहेगी। यही उन्हें मदद करती है या यही चीज़ एनिमल्स को मदद करती है जो वहाँ पे रहते हैं। टाइगर्स एलिफेंट, डियर कैन रिमेन हिडन इन दिस ग्रास। ये ग्रास बड़े होते हैं तो इनकी वजह से टाइगर्स, एलिफेंट और डियर इनमें छुपे रह सकते हैं। और ये जगह अगर काफ़ी कोल्ड हो जाती है बारिश के बाद, जैसे रैबिट्स और मेडलडोन्स जो कैट के प्रजाति के ही है, वो यहाँ पे पाए जाते हैं ठंडी के मौसम में और हिली एरियाज में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं ये ग्रास के इसमें। अभी ये हमारा अगला टॉपिक है अडाप्टेशन फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड इन प्लांट्स। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर एंचोर्ड इन द ग्राउंड एंड आर ऑटोट्रोपिक। अभी यहाँ पे हमें बताया है कि मोस्ट प्लांट होते हैं वो ग्राउंड में एंचोर्ड होते हैं और वो ऑटोट्रोपिक होते हैं, मतलब वो खुद का खाना नहीं बना सकते, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड है इन द सेंस कि वो दूसरों को खाते हैं और उनसे जितना भी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम मिलता है वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं। और अभी यहाँ पे हमें दो प्लांट्स का एग्जाम्पल दिया है, वीनस फ्लाईट्रैप और कस्कूटा। और यहाँ पे मैं आपको और एक प्लांट के बारे में बताना चाहूँगा जिसका नाम है पीचर प्लांट भी वीनस फ्लाईट्रैप की तरह ही है और वो भी इंसेक्ट्स और अदर प्लांट्स को खाता है। अभी हम कस्कूटा के बारे में पढ़ेंगे। कस्कूटा द प्लांट ऑफ बॉडी इज डोर कंसिस्ट ऑफ येलो वायरिंग लाइक स्टेम्स। अभी इनको जो येलो वायरिंग यहाँ पे दी गई है आप देख सकते हो, वो उनके स्टेम्स की तरह है। एंड इट इज़ लीफलेस एंड कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अभी यहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाता, वो खुद का खाना बना पाता और किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होता। क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता तो वो किसी और के ऊपर डिपेंड है और वो किसी और को खाता है। हाउएवर इट इज हैज एक्सॉस्टोरियल्स रूट्स फॉर अब्जॉर्बिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट प्लांट। मतलब उसके जो रूट्स है वो सक कर सकते हैं जो भी सामने वाले प्लांट हैं उससे वाटर और फूड अब्जॉर्ब कर लेते हैं या सक कर लेते हैं। अभी ये दोनों एक फंगाई के काउंट में आता है। फंगाई डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अभी हमें ये बताया कि फंगाई में क्लोरोफिल नहीं होता है, क्लोरोफिल के वजह से ही फोटोसिंथेसिस ये प्रोसेस ऑकर होती है। अगर क्लोरोफिल नहीं है तो ये प्रोसेस ऑकर नहीं होगी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी इन प्लांट्स को स्टार्च भी चाहिए रहेगा, तो अभी ये फूड स्टफ्स लाइक भाकरी एंड ब्रेड, भाकरी, रोटी, ब्रेड, ये सारी चीज़ों से दोस्तों वो फूड और स्टार्च कलेक्ट करते हैं। दे हैव रूट्स लाइक फाइबर्स फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब जो अब्जॉर्प्शन है ऑफ फूड, अब्जॉर्मेशन, उसके वजह से वो जितना भी फूड रहता है वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है इन झाड़ों के सर्वाइवल के लिए। और यहाँ पे एक अडेप्टेशन भी है, अगर वो खुद नहीं बना सकते
तो उनने अडाप्ट कर लिया दूसरों के ऊपर कि मैं दूसरों के खाऊंगा, मैं खुद खाना नहीं बना सकता, मैं दूसरों को खाऊंगा। तो अभी इन प्लांट को, जब एक प्लांट खुद खाना बनाता है, लाइक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है, तो उसे नाइट्रोजन मिल जाता है, फॉस्फोरस मिल जाता है और पोटेशियम मिल जाता है। यही बहुत ज़्यादा मेन न्यूट्रिएंट्स है एक प्लांट के लिए। ये प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा है, मेन है एक प्लांट के अलाइव होने के लिए। और ये ही न्यूट्रिएंट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से मिलती है। जैसे हमें पता है इन दोनों झाड़ को लीव्स नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, और क्लोरोफिल भी नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। तो इसलिए ये वीनस फ्लाईट्रैप और पीचर प्लांट जो आगे इंसेक्ट्स उनके यहाँ पे आके बैठते हैं, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आके बैठते हैं ये एरिया में अगर वीनस फ्लाईट्रैप के ऊपर कोई भी इंसेक्ट आके बैठता है तो इसके ये जो दो ओपनिंग है वो बंद हो जाते हैं, और जो इंसेक्ट है जो इसके अंदर है वो उधर अंदर ट्रैप हो जाता है। और थोड़ी देर बाद आप जो ये देख सकते हो उनके स्टेम्स, वो स्टेम्स उसे अंदर सॉलो करने में मदद करते हैं, जो यहाँ तक सॉलो हो जाता है। और इंसेक्ट से जो भी वो न्यूट्रिशन और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम जो भी उन्हें चाहिए रहता है वो सब ले लेता है। अभी हमारा प्लांट्स के बारे में सब एक्सप्लेन हो चुका है, प्लांट्स खत्म हो चुके हैं। अभी मैं आपको एक ब्रीफ समरी दूंगा जो भी हमने अब तक किया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लासिफिकेशन एंड अडाप्टेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में पता चलेगा, तो इसके बाद वाला वीडियो आएगा, बहुत जल्दी आएगा। अभी हम समरी कर लेते हैं। हम लोगों ने स्टार्टिंग में सुना कि स्टार्टिंग में पढ़ा कि हम डेजर्ट प्लांट्स के बारे में पढ़े। डेजर्ट प्लांट्स की खासियत क्या थी कि उनके लीव्स नहीं है, उन्हें पास कांटे हैं, और कांटों की वजह से पानी की लॉस बहुत कम होता है। और आपको पता ही है कि डेजर्ट में पानी बहुत कम है दोस्तों, इसके वजह से वो बहुत एक अच्छा अडाप्टेशन है। और हमने और भी पढ़ा एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में। एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में पता चला उनके स्टेम्स में होलो रहते हैं। उनके स्टेम का फंक्शन है कि वो एयर और वाटर उनके ऊपरी हिस्से तक पहुंचाए, जो है लीव्स और फ्लावर। और जो उनके लीव्स होते हैं उन पे वैक्स कोटिंग होती है, उसके वजह से ही वो पानी में फ्लोट कर पाते हैं। और उन्हें ऊपर से ऑक्सीजन बहुत कम मिलता है, तो उसकी जो नीड रहती है वो कंप्लीट होने के लिए वो जो उनके सॉइल्स और स्टेम और रूट्स रहते हैं वो होलो रहता है, ताकि वो पानी और हवा दोनों ऊपर तक पहुंचा पाए। और हमने आगे पढ़ा था स्नोई रीजन के झाड़ों के बारे में, देवदार, क्रिसमस ट्री, पाइन, कि उनका कोनिकल शेप रहता है, स्नो आराम से नीचे स्लाइड हो जाती है, उनकी ट्रंक बहुत स्ट्रांग रहती है जिसकी वजह से उन्हें ठंडी फील नहीं होती। फिर हमने उसके आगे पढ़ा था फॉरेस्ट और टेरेस्ट्रियल के बारे में। फॉरेस्ट में हमने पढ़ा था कि बहुत सारे झाड़ एक साथ रहते हैं और उन्हें सनलाइट की कमी होने की वजह से वो झाड़ खुद के अडाप्टेशन को, खुद की हाइट जितनी ज़्यादा हो सके उतनी बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें सबसे ज़्यादा सनलाइट और पानी मिले। और हमने ये भी पढ़ा था कि वहाँ पे श्रब्स और हर्ब्स दोनों होते हैं। हर्ब्स वो छोटे छोटे तुलसी, आंवला जैसे ये छोटे छोटे झाड़ होते हैं ना, उन्हें हर्ब्स कहते हैं। और श्रब्स जो कांटेदार बुशेस होते हैं उन्हें हम श्रब्स कहते हैं। और हमें और एक पता चला क्लाइंबर्स और वाइन्स के बारे में। जो ग्रेप वाइन्स होती है ना, जो कोई भी सपोर्ट लेके कोई भी अगर उन्हें सपोर्ट मिलता है तो ऊपर चढ़ जाती है, वैसे ही जो क्लाइंबर्स होते हैं वो अगर उन्हें कोई सपोर्ट मिल गया और वो लंबा हो तो उन्हें पकड़ के एक सांप की तरह उसे राउंड कर लेते हैं और ऊपर 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 ग्रो होते जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था ग्रीनलैंड के बारे में। ग्रीनलैंड में हमने देखा कि जो फुटबॉल ग्राउंड होता है उसमें
ग्रास बहुत छोटी होती है, पर ट्रेकिंग और माउंटेन्स की जो ग्रास होती है वो बहुत लंबी होती है। और जो प्लेन्स होते हैं कोई फॉरेस्ट में, तो वहाँ की भी ग्रास बहुत बड़ी होती है। तो उसके वजह से टाइगर्स, डियर्स, लायंस को छुपने की मदद मिलती है। और टाइगर्स और लायंस जो शिकार करते हैं, तो शिकार को देखने से पहले वो उसमें छुप सकते हैं। और जैसे ही शिकार वहाँ पे पास में आए तो उन्हें उन पे अटैक कर सकता है। और जब बारिश हो जाती है और बारिश के बाद कैसे ठंडा मौसम हो जाता है, या ठंडियों में ऐसे जगहों पे रैबिट्स और मेल्डोन्स जैसे एनिमल्स ज़्यादा दिखाई देते हैं। अभी आप पूछ रहे रहेंगे मेल्डोन्स क्या है। मेल्डोन्स कैट्स की एक प्रजाति है, ये हमने पढ़ा। और अभी हमने इंजेक्शन, अडेप्टेशन फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा। और यहाँ पे मेरी समरी ख़त्म होती है दोस्तों। होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। जाते जाते वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में ये बताना कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करना और आपका सपोर्ट हमारे चैनल को दिखाना। तब तक के लिए गुड बाय।